नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपके फोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रिंग किया था? एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है आपने बैंक का या किसी सेल्समैन का फोन समझकर काट दिया हो। ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है कि उन्होंने चीन के संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और प्रधानमंत्री का मूड बहुत खराब है। सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई फोन नहीं आया है। प्रधानमंत्री की ट्रंप से अप्रैल के बाद कोई बात नहीं हुई है। अप्रैल के महीने में तभी बात हुई थी जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा चर्चा में आई थी, जिसे आगे चलकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परीक्षण के लिए खतरनाक घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इसका सूत्रों के हवाले से खंडन किया है। अब और क्या रास्ता बचा था? प्रधानमंत्री अपना फोन और उसका कॉल डिटेल तो नहीं दिखाते, ना जाने उसके नीचे के कॉल पर लोगों का ध्यान चला जाता, तो इसलिए सूत्रों के हवाले से इसका खंडन कर दिया गया। कुछ भी हो सकता है। ट्रंप साहब एक दिन ट्वीट कर दें कि खान मार्केट गए थे, खान मार्केट गैंग के साथ गोलगप्पे खाए, वहां बिरयानी खाई, घूम फिर कर चले आए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात तक नहीं की। हो सकता है। और आपका मूड खराब हो जाए। मूड खराब मत कीजिए, प्राइम टाइम देखा कीजिए। जो लोग जंतर मंतर पे ट्रंप साहब के लिए हवन कर रहे थे, उनसे कहिए कि कोई फोन हवन हो तो फोन हवन करें, ताकि इस तरह की खबरों में आपका वक्त बर्बाद ना हो। अब जैसे कि दिल्ली और गुरुग्राम की जो सीमा है, वो तो चीन और भारत की सीमा से भी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा ना हो कि लद्दाख से ज्यादा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सेना की जरूरत पड़ जाए। कितनी मुश्किल से गुरुग्राम वालों ने लड़ भिड़कर टोल टैक्स खत्म कराया। उन्हें लगा कि इसकी सीमा अब आज़ाद हो चुकी है। गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत, ये सब दिल्ली के उपग्रह नगर कहलाते थे, इसरो सा फील करते थे। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली आने से एक दिन रोक दिया जाएगा। नोएडा वाले अपनी उस दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जहां वे डीएनडी से सनसनाते हुए चले आते थे। पास सिस्टम लौट आया है। राजधानी दिल्ली के आसपास ही राज्यों के बीच समन्वय नहीं दिख रहा है। हरियाणा सरकार जब उठती है, दिल्ली की सीमाएं सील कर देती है। पहले भी सीमाओं को सील कर दिया गया था। तब तालाबंदी नंबर 1 कहलाती थी, अब तालाबंदी नंबर 4 कहलाती है। हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कों को खोद दिया गया ताकि कोई गाड़ी दिल्ली जाने या दिल्ली से आने की गुस्ताखी ना कर सके। बीच कहानी में फ्लैशबैक का टच दे दिया ताकि पता चले कि हम कोरोना से लड़ने के लिए टीम इंडिया बनकर कैसे खेल रहे हैं। जिसे जहां मन करता है वहीं आकर गड्ढा खोद देता है। यह दृश्य आम नागरिकों के क्रोधित बेचैन होने का है। राजधानी से उनका जो नैसर्गिक रिश्ता बन गया था, उसमें विच्छेद आ गया है। इस भावनात्मक अलगाव की व्याख्या आप कैसे करेंगे? कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? प्रतीत होता है कि सरकारों के लिए समस्या समाधान के लिए नहीं होती है। नागरिकों को भी बस कवरेज से मतलब है। सौरभ शुक्ला कवरेज तो कर ही रहे हैं। मिलेनियम सिटी कहा जाता था, ना माया मिली ना नियम। मिले भी तो ऐसे नियम कि दिल्ली आकर अपने दफ्तर के बॉस से मिल ना सके और दिल्ली से लौटकर अपने प्रियतम से ना मिल सके। यही तो सतयुग है। सत्य गायब नहीं होता है, वो वहीं पड़ा रहता है। गुरुग्राम दिल्ली की सीमा पर भीड़ बनकर आ जाता है। आप गुड़गांव जाना है आपको? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहाँ जॉब करते हैं सर हम, सुजुकी मोटरसाइकिल में जॉब करते हैं? हाँ सर बिल्कुल। अभी क्या कह रहे हैं? अभी सर मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेगुलर हम जाते थे, अभी कोई जेन्युइन कारण नहीं बता रहे, जबकि हमारे पास है सर, हरियाणा सरकार द्वारा वैलिड। साइकिल थे आपके पास? नहीं सर, पैदल है। पैदल थे? पैदल जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने दे रहे सर, वही तो रेगुलर जबकि हम जाते थे। क्या कह रहे हैं लोग?
कोई कारण ही नहीं बता रहे सर, जेन्युइन कारण कोई बताओ ना कि ये कारण है, कह रहे बस सील हो गया ऐसे तो। आप बताइए, आपको क्या बोल रहे हैं जाहिद? आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? सर सुदेश नाम है। क्या करते हैं आप? हाउस कीपिंग का काम करते हैं सर, सफाई का। हाउस कीपिंग का काम हाँ, करते सर हैं। कार्ड मेरे पास है। अच्छा, आपके पास मूवमेंट पास भी है तब भी नहीं जाने दे रहे नहीं हैं? जाने दे रहे सर। ये देखिए, गुड़गांव पुलिस का ही मूवमेंट पास है। आपके पास साइकिल से जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे सर, नहीं जाने दे रहे सर। आप देखिए, यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि जिनकी तनख्वाहें कम है, वेतन कम है, जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा जिनके ऊपर मार पड़ रही है लॉकडाउन के चलते, और उन्हीं को ही रोका जा रहा है। और इनका ये कहना है कि अगर वो दफ्तर नहीं जाएंगे तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी साइकिल वाले हैं उनको रोक दिया गया है। क्या समस्या आ रही है आपको? सर डेली ऑफिस जाने वाले हैं, बैंक में जो हम करते हैं इंश्योरेंस सर्विस है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग सिर्फ 20 दिन बैंक गया हूँ, बाकी तो सब बैंक बंद पड़ा हुआ है। ये बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, अभी कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग बताओ? यहाँ पे सारी जगह भीड़ है, लोग इफेक्टेड हो रहे होंगे यहाँ पे। इन लोगों को क्या मतलब मजा आता है ऐसे करने से? ये या तो सर इसको कंटिन्यू ही सील कर दें। हम लोगों को सर डेली बुला लेते हैं, 4 दिन में 1 दिन बंद कर देते हैं। अभी कंटिन्यू खुला था कल तक, लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई समस्या ही है सर। अगर हम काम नहीं करेंगे तो मरेंगे। यहाँ पब्लिक में देख रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है यहाँ पे। तो अब सबको बात ये फिर से समझने की जरूरत है कि दिल्ली वालों के इधर से उधर चले जाने या आ जाने से कोरोना नहीं फैलता है। एक जो यहां पर जो बड़ी समस्या आ रही है वो है कि अगर हमें दिल्ली के चारों तरफ की सीमाओं को ही सील करना था तो फिर हमने इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्यों कहा? इसकी कल्पना पर हमने वक्त और इसका ढांचा बनाने में पैसे क्यों बर्बाद किए, नियम क्यों बनाए? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सुधीर मिश्रा। सुधीर, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि कुछ साल पहले तक तो मैं एनसीआर बोर्ड के बारे में जब वो उभर रहा था तो सुना करता था, मगर अब कुछ सुनाई नहीं देता है इसकी भूमिका के बारे में। लेकिन जिस तरह से नोएडा से दिल्ली आने के लिए अलग नियम हैं, गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए अलग नियम हैं, अब हरियाणा जब 2 बार हरियाणा कर चुका है कि वो दिल्ली की सीमाओं को सील कर देता है, तो फिर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कैसे हुआ? रवीश, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कुछ कहने का मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात हुई थी, हमें ये बात सरकार के फेवर में कहनी पड़ेगी कि हमें नहीं पता था उनका सामना कोविड जैसे बड़े महामारी से होगा। सो पहला कैविएट तो ये जरूर है, लेकिन उसके साथ ये भी बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम जान है और जहान है दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों को बचाना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री अगर सील होती है तो उसको जरूर जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो उसको देख सकते हैं। क्या एक डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री एक राज्य से सील होती है, वो जिला मजिस्ट्रेट देख सकते हैं। एक राज्य की बाउंड्री दूसरे राज्य के साथ सील होती है, क्या वो एक जिला मजिस्ट्रेट देख सकते हैं? पहली बात तो ये आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको काफी सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स ने बोला भी है अलग अलग टीवी चैनल पे कि आप एनसीआर बोर्ड की रवीश आपने बात की, वो तो बहुत पुरानी बात थी, उस पर एक्ट भी किया गया। एक आदमी साइबर हब में काम करता है, वो रोज सुबह नोएडा से इसलिए चलता है कि वहां वो 50,000 रुपए में अपनी पूरी महीना चला लेता है, लेकिन वो गुड़गांव में नहीं रह पाता क्योंकि वहां थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। वो एक कैब में जाता है या टैक्सी में शेयरिंग में जाता है, शाम तक पहुंच जाता है अपने घर वापस। उसी तरह से अगर कोई सरकारी अधिकारी है या कोई प्राइवेट पदाधिकारी है, वो दिल्ली में काम करते हैं, नोएडा रहते हैं, या ग्रेटर नोएडा में हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी सारी कंपनीज को आमंत्रित कर रहे हैं। हम आज जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्या उसमें गुड़गांव और दिल्ली और फरीदाबाद के लोग नहीं आएंगे? हम यूपी सरकार बिल्कुल चाहेगी कि वो सारे लोग उसमें आए और बैठे। तो ये कल्पना है ही नहीं, ये तो हकीकत है। ये हकीकत है। इसके ऊपर कोई एक ऐसा अधिकारी जो इसको बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड टेरिटोरियल डिफिनेशन के ऊपर जाकर बैठे और ये निपटारा करे कि जो फ्रेंड्स कॉलोनी बैठा है उसको ग्रेटर नोएडा जाना है, जो गुड़गांव में बैठा है उसको दिल्ली आना है, और इनको सीमलेसली आने देने का कोई व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि कोविड के साथ रहना भी है, जान और जहान दोनों की सुरक्षा करनी है। पर ये जो चीज़ें हो रही हैं कि नोएडा वाले अलग जा रहे हैं, जो बहुत सारे आप वकील लोगों के साथ भी ये दिक्कतें पेश आई हैं। अब ये सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास नहीं है। अब कर्नाटक कह रहा है कि 5 राज्यों के जो यात्री हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनके कम लोग आएँ, मध्य प्रदेश। उसी तरह से बंगाल की सरकार कह रही है कि
इन 5 राज्यों के जो यात्री आएंगे तो उन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पर रहना होगा, क्वारंटीन में रहना होगा, यानी जो सरकार जो इंतज़ाम करेगी वहाँ जाकर रहना होगा। तो इस तरह से ये रोका रोकी तो लगता तो नहीं कि राज्यों के बीच किसी प्रकार का एक संवाद है और एक टीम की तरह से ये राज्य एक दूसरे को लेकर, इसमें साइंटिफिक क्या है कि गुजरात से आने वाले से फैलता है या महाराष्ट्र से आने वाला फैलता है। हम तो फिर उसी तरह से जहाँ चले थे कि पहले हमने धर्म के नाम पे कम्युनिटी को बदनाम किया, अब जो बाहर से आया मजदूरों की अलग गिनती करने लगे, अब हवाई यात्रियों के साथ भी उसी प्रकार का भेदभाव करने लगे। जी रवीश, इसमें आपने बहुत बुनियादी बातें कही है। मैं आपको एक थोड़ा पहले ले जाना चाहता हूं कि मार्च में जब पूरी की पूरी स्थिति देखी जाए तो सारे यात्री पूरे विश्व से मोस्टली दिल्ली और बड़े एयरपोर्ट्स पर उतरते थे, बॉम्बे और दिल्ली। आज ये दोनों शहर बेचारे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उस समय मेरे ख्याल से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा कि मैं इन सारे प्लेन्स को यहाँ नहीं उतरने दूंगा, और उनको क्वारंटाइन भी किया गया, उनको रखा भी गया, बॉम्बे में नहीं कहा गया। और अब जबकि आज बात हो रही है कि उसके पेशेंट्स दिल्ली के क्यों बढ़े, क्योंकि उनको दिल्ली में ही सबसे ज्यादा लोग जो है विदेशों से आए, जिन पर कहा भी जाता है कि भाई जो प्लेन से आई हुई बीमारी है वो आज पैदल पूरे भारत पे गई है जगह जगह। तो आप इस बात को पहले ये समझें कि उस समय अगर ये बात होती कि हम इसको यहाँ नहीं जाने देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, तो शुरुआत कहां से होती। दूसरी बात जो इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लेन्स में ये बात कर रहे थे कि यहाँ क्वारंटाइन का ये नियम होगा, यहाँ क्वारंटाइन का ये नियम होगा, तो मेरा ये मानना है कि एक फेडरल एविएशन पूरा सेक्टर है। बैगेज में कहाँ स्टैंपिंग लगती है, कितने बैगेज अलाउड है, कैसे आप अपने केबिन बैगेज को रखेंगे, कितना लेके जाएंगे, सीआईएसएफ सुरक्षा करेगी, ये सारा का सारा हरदीप पुरी जी के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा था। तो अब इसमें हर राज्य अपने अपने हिसाब से उसको क्यों डिसाइड कर रहा है, उस पर एक कॉमन रणनीति क्यों नहीं बन सकती। आई थिंक ये समय है जब बहुत जरूरी है कि जहां से हमने शुरू किया था फर्स्ट लॉकडाउन से, कि एक मिलकर जानबूझ के वो करके पेशेंट्स को स्टेट वाइज हम खाली डिवाइड करके पूरी तरह काबू कर पाएंगे, मुझे थोड़ा इसमें संशय है। इसमें कोर्ट की कोई भूमिका नजर आती है? कोर्ट भी क्या करेगा, कहां कहां के बॉर्डर का मसला? यार रवीश, आपने बहुत गुजरात के ऑर्डर्स दिखाए और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बहुत कोशिश की है। इनफैक्ट वकीलों को काफी रियायत भी मिली कि उनको अपने चैम्बर्स में आने दिया जाए। 2 महीने बाद हम लोग अपना काम कर पा रहे हैं। मैं नोएडा में रहता हूं, मैं दिल्ली आ रहा हूं। मेरा मानना है कि कोर्ट्स ने भी गवर्नमेंट की व्यवस्था देखते हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स देखते हुए अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन कोर्ट्स भी इस बात को अब मेरे ख्याल से पिछले 15-20 दिन में कोर्ट्स ने बहुत सारे इश्यू देखने शुरू कर दिए कि हॉस्पिटल्स में दिल्ली के क्या हालत हो रही है, कितने बेड्स हैं, नहीं है, और भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इस पर बात करनी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे नए इश्यूज पिछले 10 दिनों में देखे हैं, और हमको लगता है कि आने दिनों में इनमें बहुत सारे विषयों पर जवाब देना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमसे बात करने के लिए। कि रहते दिल्ली में हैं, जो गाज़ियाबाद वाले हैं उनकी ज़बान से भी निकल जाता है कि दिल्ली में रहते हैं, और गुड़गांव वालों की ज़बान से भी निकल जाता है। पर ऐसा ना हो कि एक सुबह ये फरमान चला है कि आज से दिल्ली की सीमा हम सील करते हैं और गुरुग्राम के बॉर्डर पे लोग जो है वो हंगामा करने के लिए उतारू हो जाएं और फंस जाएं। किसी को अस्पताल भी जाना पड़ गया हो, कोई जहाज़ी पकड़ने के लिए जा रहा हो, तो कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। ये सारी बुनियादी चीज़ें भी अगर हम नहीं सुलझा पा रहे हैं तो लड़ाई किस स्तर पर लड़ रहे हैं, इसके बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ लगातार आपके बारे में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समय को विकट की उपाधि देकर विकट समय में कड़े निर्णय लेने की सनक के कारण हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं को लेकर विचित्र प्रकार की बर्ताव कर रही हैं। जब मन करता है अपनी सीमाओं को सील कर देती हैं। उनके फैसले में इस तरह की विचित्रता के अवयव अब भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब बंगाल ने तय किया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आने वालों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। कर्नाटक चाहता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीमित संख्या में हवाई यात्री आएं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों की संख्या भी सीमित हो। मार्च में केरल के कासरगोड इलाके में मामले बढ़े तो कर्नाटक ने उससे लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया। केरल ने भी पुलिस को अप्रैल के अंत में तमिलनाडु और कर्नाटक से लगी सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दिए थे। अप्रैल में असम में कोरोना के मामले बढ़े तो पूर्वोत्तर के 6 राज्यों ने
असम से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील कर दिया। अप्रैल में पुदुचेरी ने तमिलनाडु के 2 जिलों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया। पुलिस को कहा गया कि कोई तमिलनाडु से अंदर ना आ पाए। अप्रैल की ही खबर है, वेल्लोर में अधिकारियों ने आंध्र वाले बॉर्डर पर एक ही रात के भीतर 2 कंक्रीट दीवारें बनवा दी ताकि एंट्री ना हो सके। 3 फीट चौड़ी, 5 फीट ऊंची। इससे आंध्र में जाने वाले 10,000 लीटर दूध की सप्लाई रुक गई। वेल्लोर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक्सेस रुक गया। इसी तरह ओडिशा ने आंध्र से सटे बॉर्डर पर कुछ सड़कों में गड्ढे खोद दिए। 27 अप्रैल को जब एक गर्भवती आदिवासी महिला को बांस के सहारे इस खुदी हुई सड़क के पार ले जाया गया, तब लोगों का ध्यान गया। कोरोना के कारण कहीं राज्यों में भी बॉर्डर पुलिस का गठन ना हो जाए। अभी तक तो ये काम हमारे चौकी इंचार्ज बखूबी कर लिया करते थे, लेकिन जिस तरह से सीमाएं सील की जा रही हैं, कहीं हर राज्य को अपनी सेना ना बनानी पड़ जाए। हिंदी में किए गए इस साधारण व्यंग का मतलब एक ही है कि कमी है। किस प्रकार की कमी है, अभी मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है। भारत में कई प्रकार की कमियां होती हैं। यहां मैं तालमेल की कमी की बात कर रहा हूं, घालमेल की कमी की बात नहीं कर रहा हूं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना से बुरी तरह प्रभावित दुनिया के 10 देशों में भारत आ गया है और भारत का स्थान 9वां है। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 1,65,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई और दिल्ली में नए मामलों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 1,000 या उससे अधिक मामले आए हैं। दिल्ली में एक और सवाल उठ रहा है, राजधानी दिल्ली में, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नहीं, कि यहां पर कोरोना से मरने वाले मरीजों का डेटा देर से दिया जा रहा है। यह जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद दी है। दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है, उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई, वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे, बाकी कुछ अन्य अस्पतालों के भी थे 69 में से, जो पिछले 34 दिन के अंदर वहां पे डेथ हुई, लेकिन वो किसी कारण तक हम तक नहीं पहुंच पाई या उनकी आधी अधूरी जानकारी पहुंची, रिपोर्टिंग लेट की गई। मुंबई में डिस्चार्ज के बाद घर पहुंचे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दीपक जयराम 10 दिनों के क्वारंटीन के बाद घर भेज दिए गए। उन्हें किसी प्रकार का लक्षण नहीं था बीमारी का, लेकिन घर पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। यह जानकारी इसलिए हमने आपसे साझा की कि मरीजों को जल्दी डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब तो गुजरात हाई कोर्ट ने आईसीएमआर से इन बदलावों के कारण पूछ डाले हैं, क्योंकि इन्हीं आईसीएमआर के निर्देशों के हवाले से राज्य सरकार गुजरात हाई कोर्ट में कह रही है कि सारे नियम आईसीएमआर के हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं। तो हाई कोर्ट ने अब आईसीएमआर से ही कारण पूछ डाला है कई बिंदुओं पर। तो ये एक गंभीर सवाल है। हो सकता है कि दीपक जयराम का कारण के निधन का कारण कुछ और हो, लेकिन जो 10 दिनों में 7 दिनों में मरीजों को अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में इस केस की समीक्षा की जानी चाहिए। अब आते हैं एक दूसरे मसले पर। आप हम टीवी के जरिए, अखबारों के जरिए बात करें ना करें, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों के घर में हर पल ये बात जरूर होती होगी कि अप्रैल के महीने से नौकरी चली गई है। उनमें से ना जाने कितने करोड़ लोगों के घरों में ये बात होती होगी कि मार्च के महीने से सैलरी नहीं मिली है।
और नौकरी जाने की ये संख्या बहुत बड़ी है। अमेरिका में 10 हफ्ते में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। वहां का श्रम विभाग तो इस प्रकार का डेटा देता है। भारत में भी एक श्रम विभाग है, लेकिन इस प्रकार का डेटा नहीं देता है। ना भारत की जनता, कुछ लोग जरूर मांगते हैं, मानती भी नहीं है कि हमें इस तरह का डेटा दीजिए कि कितने लोगों की नौकरी चली गई। ना सरकार अपनी तरफ से जरूरत समझती है। तो यूं समझिए कि अमेरिका से 3 गुना ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं भारत में। अमेरिका में जो बेरोजगार हुआ है उसे तो भारतीय रुपए में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति पैसे भी मिले हैं। यहां बेरोजगारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा सर्वे से यह बात सामने आई है कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया, काम छिन गया। मई के महीने में जब तालाबंदी में कुछ ढील दी गई तो 2 करोड़ रोजगार वापस आए हैं, लेकिन अब भी 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2020 में बेरोजगारी दर 7.20% थी। फरवरी 2020 में बेरोजगारी की दर बढ़कर 7.78% हो गई। तालाबंदी की वजह से मई के पहले हफ्ते में बेरोजगारी की दर 27.1% हो गई और अब 24 मई को मामूली सुधार के बावजूद बेरोजगारी की दर 24.3% है। 24% बेरोजगारी की दर बहुत भयावह होती है, आप चाहे देखें या ना दिखाएं। मीडिया में ही आए दिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कई अखबारों के जिला संस्करण बंद हो गए हैं। धड़ाधड़ सैकड़ों की संख्या में अखबारों से लोग निकाले जा रहे हैं। जो रखे गए हैं उनकी सैलरी आधी से भी कम हो गई है। और सोचिए, मीडिया में नौकरी जाने को लेकर चर्चा नहीं है, तब आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, जिनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों की फीस, EMI वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, उनकी चर्चा कौन करेगा? इसीलिए न्यूज चैनलों पर ध्यान भटकाने के वही नेशनल सिलेबस फिर से आक्रामक मुद्रा में लॉन्च कर दिए गए हैं। ये नियति अब बदली नहीं जा सकेगी। इन न्यूज चैनलों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जबकि हकीकत इनके भीतर का भी वही है कि कर्मियों के, काम करने वाले लोगों की सैलरी बहुत कम हो गई है। लेकिन तब भी प्रोपेगेंडा के स्वर में कोई बदलाव आपको दिखाई नहीं देता है। अब हम आते हैं लघु व मझोले किस्म के उद्योगों के बारे में। कुछ संस्थाओं ने मिलकर अध्ययन किया है, सर्वे किया है। इन संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं: द फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज FISME, SKOCH कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारतीय वित्त सलाहकार समिति और टैक्स लॉ एडुकेयर सोसाइटीज। इनके सर्वे में यह बात निकल कर आई है कि 62% कंपनियां नौकरियां कम कर रही हैं। 62% सुनने में ज्यादा तो है, लेकिन पूरी तस्वीर नजर नहीं आती। लाखों की संख्या में MSME हैं। सोचिए, लाखों कंपनियां अगर नौकरियां कम कर रही हैं तो जमीन पर क्या हालात बन रहे होंगे। इस सेक्टर में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, स्किल या नॉन स्किल रोजगार की स्थिति बहुत ही बुरी है। अप्रैल में 4% कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने 100% लोगों को निकाल दिया। मई में ऐसी कंपनियों का प्रतिशत बढ़कर 6 हो गया। 30% MSME आधे लोगों को निकालने की सोच रही है। 26% कंपनियां 1/4 लोगों को काम से निकालने की योजना बना रही है। 78% MSME ने सैलरी कम कर दी है। मई से जुलाई तक के लिए सैलरी में 43% कंपनियों ने 50% की कटौती की है। मात्र 29% MSME ने प्रधानमंत्री के पैकेज को लाभदायक पाया है।
43% का मानना है इस पैकेज से कोई फायदा नहीं। 28% ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की है। हिमांशु शेखर ने सर्वे करने वाली टीम के प्रतिनिधियों से बात कर समझने की कोशिश की है कि ये संकट है कितना बड़ा। इस वक्त जो तोशी ऑटोमेटिक सर्विसेज सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि इलाका और एरिया कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कम मजदूर काम कर रहे हैं और साथ ही बहुत सारी इन्वेंट्री है यहाँ पर प्राइमरी मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, जो यहाँ पर पड़ी है और अभी धीरे धीरे यहाँ पर फैक्ट्री को खोलने की तैयारी की जा रही है। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो कितना परसेंटेज काम कोविड-19 लॉकडाउन से पहले के मुकाबले आप अभी शुरू कर पाएँ? रियलिस्टिकली मैं बताऊं तो शायद 15 से 20%, क्योंकि ना तो पूरा स्टाफ आ सकता है और जो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कभी बॉर्डर बंद हो गया, मार्केट अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है, मटेरियल नहीं मिल रहा, आपको छोटी छोटी, क्योंकि फैक्ट्री है यहाँ पे हर वक्त आपको कुछ ना कुछ चाहिए, अब कभी कोई सामान नहीं मिलता तो आप काम बंद करना पड़ता है। तो 15 से 20% की प्रोडक्टिविटी अभी आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि समस्याएं अभी कुछ सामने आई हैं और कुछ ऐसी समस्याएं जो अभी आएंगी आगे, तो उनको भी फोर्सी करना है। अब उनके ऊपर में कैसे हम कर पाएंगे, ये एक बहुत ही विकट स्थिति है, जिसके लिए कई बार बड़ी चिंता होती है कि कैसे हम इस दौर को कैसे आगे लेके चल पाएंगे। अब आगे का असेसमेंट क्या है? कब तक, कितना समय लगेगा आपको इस लॉकडाउन के असर से अपने आप को उबारने में? मुझे बिजनेस करते हुए 34 साल हो गए और ये मेरी भी लाइफ का पहला एक एपिसोड है जहाँ पर मैं इस तरह की अभूतपूर्व चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो बिजनेसमैन होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मैंने अपनी टीम के लिए ये डिसाइड किया है कि मैं किसी को जॉबलेस नहीं करूँगा, बल्कि कोशिश करूँगा कि जितना समय मैं सस्टेन कर सकता हूँ मैं वो सस्टेन करूँगा, ताकि आदमी अगर उसके पास काम ना हो, काम का एहसास ना हो, तो वो बेचारा डिप्रेशन में मर जाएगा। आज आपके पास कम से कम काम है, आप कहीं जॉब करते हो तो कंपनी और आपके संगी साथी आपको अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकते हैं, पर जिन लोगों के पास जॉब ही नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि 90% संभावना ये है कि आज कोई जॉबलेस होता है तो उसको दोबारा जॉब नहीं मिलेगा। भारत में 6.3 करोड़ के करीबन एमएसएमई यूनिट्स हैं, जो कि 15 करोड़ लोगों के करीब को रोजगार देते हैं। तो जो हमने अपना ये सेकंड सर्वे किया है, हमने अप्रैल में किया था, दूसरा हमने मई के एंड में किया है, कोविड का प्रभाव जानने के लिए कि इसका व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नौकरियों पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 212 यूनिट्स का ये सर्वे हमने किया, जिसमें से कि 6% यूनिट ऐसी बात कह रहे हैं कि करीबन वो 100% एम्प्लॉयज़ को शायद अगले 3 महीने में उनको निकालना पड़ रहा है। तो इस श्रेणी में ये करीबन 38 लाख के करीब यूनिट बनते हैं, जो कि 100% एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। 62% यूनिट ऐसे हैं जो कि लोगों को नौकरी से निकालना चाह रहे हैं। हमारा जो ओवरऑल अनुमान है वो ये है कि अब से लेकर जुलाई के अंत तक करीबन 5 से 6 करोड़ नौकरियां एसएमई सेक्टर में खत्म हो सकती हैं, लॉकडाउन के शुरू होने से लेकर जुलाई के अंत तक। इसमें से जो सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं अभी तक, वो 25,000 से नीचे लोगों की जो तनख्वाह थी उनकी गई हैं, और जो सैलरी का कट है अमूमन 40% एवरेज सैलरी कट हो चुकी है, जो कि अक्रॉस कैटेगरीज है, मतलब हर श्रेणी में ये कैटेगरी पे कटौती हुई है। एक चीज जो शायद लोगों को कम दिख रही है, समझ में आ रही है, कि इसका प्रभाव जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें अभी तक सबसे ज्यादा पड़ा है। लोगों को ये लगता है कि कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, बट सबसे ज्यादा बुरी हालत इस वक्त सर्विसेज की है, जो कि किसी के रडार पे है ही नहीं है। ब्रेक के बाद हम बेरोजगारी के सवाल पर बात करते रहेंगे। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। सोचिए इतने घरों में इस वक्त कितनी मायूसी होगी। तो
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि CMIE के जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अप्रैल महीने में 12 करोड़ से अधिक लोग बेरोज़गार हुए हैं। हम महेश व्यास जी से बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया भी कि आप अपना वक्त दे रहे हैं। महेश जी, मेरा सवाल पहला तो यही है कि अगर आप इस संदर्भ में बता सकें कि कितने लोग भारत में नौकरी या काम करते हैं, उनमें से कितने लोगों की नौकरी चली गई है। जैसे आप कह रहे हैं कि 12 करोड़ लोगों के काम या नौकरी चली गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि और कितने लोगों के पास काम या नौकरी बची हुई है। औसत करीब 405-410 मिलियन यानी कि 40.5 या 41 करोड़ के आसपास लोग, 41 करोड़ के आसपास लोग के पास नौकरियां होती हैं। तो यदि 12 करोड़ नौकरियां गई हैं तो वो करीब 40-41 करोड़ के बीच लोगों के पास नौकरी थी, उनमें से 12 करोड़ की नौकरी गई है। मतलब कि करीब 20-25% लोगों की नौकरी चली गई अप्रैल के महीने में। ये है मोटा मोटा नंबर। क्या ये आंकड़ा मार्च के आंकड़े से अलग है क्या? जो मार्च के महीने में जो नौकरियां गई हैं, और थोड़ा हम सैलरी के हिसाब से भी जानना चाहते हैं कि महेश जी किस प्रकार की नौकरियां गई होंगी। क्या ये जो पेरोल वाली नौकरियां हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हैं, जो असंगठित क्षेत्र की दिहाड़ी की नौकरियां होती हैं, काम होते हैं, उस तरह से? तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये टोटल जो नौकरियां की संख्या है वो तकरीबन 41 करोड़ के आसपास बनती है। ये जो आंकड़ा है वो 2019-20 का औसत आंकड़ा है। तो एक महीने से लेने से काफ़ी नंबर ऊपर नीचे जाता है महीने महीने में। कभी दिन कम होते हैं, कभी सीजनैलिटी अलग होती है, तो एक एवरेज लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। वही नंबर आसपास करीब 41 करोड़ का बनता है। मार्च के महीने में नौकरियां कम हुई थी, लेकिन वहां पर लॉकडाउन का असर केवल 1 सप्ताह का था या 10 दिन का था। तो हमने जो कंपैरिजन किया है वो 19-20 के औसत नंबर से अप्रैल की तुलना की। तो हमने पाया कि अप्रैल में जो नौकरियां थी 2019-20 के मुकाबले वहां पर 12.2 करोड़ की घटत है। तो मतलब कि 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां अप्रैल के महीने में गई है, अगर हम उसकी तुलना करें 19-20 के औसत नंबर से। अब ये जो नौकरियां गई है वो खास करके जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जैसे हॉकर्स हैं या बहुत छोटी छोटी जिनकी जो रेकड़ी होती जो चलाते हैं, या जो डेली वेज अर्नर होते हैं, जो एक सब मानो कि कोई प्लम्बर है जो डेली वेज ढूंढ रहा है, एक पेंटर है जो डेली वेज ढूंढ रहा है, जो डेली वेज वर्कर होते हैं, या जो वो रेकड़ी चलाते हैं, डेली हॉकर्स होते हैं, उनकी संख्या इसमें से सबसे ज्यादा है। 12 करोड़ में से 9 करोड़ इनकी संख्या है। तो यदि कोई शहर या कोई गांव या कोई पूरा देश ही अगर पूरी तरह से बंद हो जाए तो वाजिब है कि इनकी नौकरी पहले जाएगी। ये तो रोज के रोज चलते हैं। आज के दिन में अगर शहर बंद है तो मेरे पास नौकरी नहीं है, अगर कल शहर चलता है तो मैं फिर से नौकरी के लिए उपस्थित हो जाऊंगा, मिले ना मिले वो बात अलग है। तो इनकी संख्या 9 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा और बाकी 3 करोड़ कौन लोग हैं? जी, 2 मुख्य प्रकार के लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं। 1.8 करोड़ के आसपास की नौकरियां जो गई है वो सैलरीड एम्प्लॉइज है, जिनके पास पक्की नौकरियां थी एक प्रकार से, जो उनको महीने महीने तनख्वाह मिलती थी। और जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो या रेगुलर एम्प्लॉय हो, उनके पास इतना तो कॉन्फिडेंस होता है कि हर महीने के आखिरी में कोई ना कोई तनख्वाह तो घर आ जाएगी। तो ये 1.8 के आसपास करोड़ का नंबर बनता है। उतना ही जो लॉस है वो बिजनेसमैन का है।
तो जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स थे, एक दुकान हो या एक वर्कशॉप हो या फैक्ट्री हो, वहां पर 5-7 लोग काम कर रहे हो या उससे कई ज्यादा भी काम कर रहे हो, ये इन बिजनेसमैन ने हमें कहा कि हमारे पास नौकरी थी कुछ महीने पहले, अब नौकरी नहीं है। इसका मतलब नौकरी तो करते नहीं है ये, इनका तो व्यापार है, इनका तो कारोबार है। तो इसका मतलब ये है कि उनके अनुमान में जो उनका कारोबार चल रहा था उसको अब दोबारा चलाने की उम्मीद कम है। तो इस प्रकार से बैठ गया, ठप हो गया है कि उसको चलाने की उम्मीद कम है। तो वो अब कह रहे हैं कि अब तो कुछ है नहीं हमारे पास। लेकिन इसमें एक आंकड़ा और देखना चाहिए, ये पूरा अगर आप ऐड करें तो इसमें थोड़ा बच जाता है। ये हम देखते हैं कि 0.6 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि हार्वेस्टिंग के कारण या हो सकता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो मेन क्षेत्र है जहां पर एम्प्लॉयमेंट होता है वहां से हट करके फार्म सेक्टर में चला गया। ये है मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन अप्रैल में क्या हुआ था, या मनरेगा के या कारण मनरेगा हो के सकता कारण। है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 80 लाख के आसपास और इतनी ही संख्या में जो 3 करोड़ बिजनेसमैन हैं, ये हमारे मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा होगा। अगर आप 4 लोगों के हिसाब से ही देख लें तो कोई 12 करोड़ आबादी हो जाती है, और वहाँ आप 10 करोड़ से 4 के तो 40 करोड़ हो जाती है। अगर मैं हिसाब मेरा कमज़ोर है, फिर भी ऐसा लगता है कि 50-52 करोड़ लोगों के पास किसी प्रकार का रोज़गार, सैलरी, नियमित कमाई इस वक्त नहीं है, अप्रैल के महीने में नहीं है, और लगभग मई का महीना बीत गया है। इनमें से ना जाने कितने लोगों की हालत ख़राब होगी। महेश जी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, क्या आप कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, हालत तो वाकई में बहुत खराब है। आप यदि इसको प्रतिशत देखें तो करीब 20-25%, मतलब 4 या 5 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास आमदनी नहीं है अप्रैल के महीने में। ये तो काफी गंभीर हो गया ना, काफी बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मई के महीने में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो 12 करोड़ नौकरियां गई थी, हो सकता है कि इसमें से सिर्फ 10 करोड़ की नौकरियां गई हैं, बाकी जो 20 हैं उनकी शायद नौकरियां, 20 लाख जो उनकी शायद नौकरियां वापस आ जाएगी, वो वापस काम पे लग गए होंगे। ऐसा मई के आंकड़ों से अभी लगता है। अगले सप्ताह इसका सही एस्टिमेट्स मिल जाएंगे। क्या आपको ये भी एस्टिमेट मिलता है कि जो लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी कम हो गई है? जैसे हम मीडिया में ही सुनते हैं 50-50% लोगों की सैलरियां कम हो गई हैं, अखबारों में बहुत सारे पत्रकारों की नौकरी चली गई है, बहुत सारे कॉरपोरेट की नौकरियां चली गई हैं लोगों की। कहीं तो ज़्यादातर जगहों से यही सुनने को मिला है। तो मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि मैं समझना चाहता हूं कि जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उसका अगर कोई इंडेक्स होता होगा तो इन पैमानों का क्या असर आप देख रहे होंगे? इसके बारे में तो हम केवल जून के आखिर में बता पाएंगे आपको। अप्रैल में लोगों की तनख्वाहों को या उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ा, ये तो हमें केवल मई के महीने में ही पता चल सकता है। अप्रैल का महीना पूरा खत्म होना पड़ता है पता करने के लिए, और ये आंकड़े अभी पूरे तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन जून तक तैयार हो जाएंगे और तब बताएंगे। लेकिन हमने एक अलग छोटा सा सर्वे किया था अप्रैल के महीने में ही। हमने अलग से एक प्रश्न पूछा लोगों से कि क्या आपकी आमदनी कम हुई है? तो 84% घरों ने ये हमें बताया कि उनकी आमदनी कम हुई। 84% लोगों ने हमें ये बताया कि उनकी आमदनी कम हुई है, और 66% के लोगों ने कहा कि हमारे पास एक सप्ताह यदि आमदनी और नहीं मिली तो हमें कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो ये तो स्थिति बहुत ही भयावह है। हम तो ये समझ नहीं पाते कि हम चर्चा करके भी क्या करेंगे। कई ये बड़ा एक प्रश्न है कि इसका उत्तर तो किसी और को देना है। अब पीयूष गोयल कहते हैं कि अब चीज़ें संभल रही हैं और चीज़ें अब बेहतर होती ही दिख रही हैं, हवा में बदलाव दिख रहा है। क्या आपको ऐसा कोई बदलाव दिख रहा है क्या, कि अगर
कि ये सारे के सारे लोग वापस आ जाएंगे या फिर इनमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आ पाएंगे अब काम पर? कुछ बदलाव तो नजर आ रहा है। जैसे मैंने बताया है कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ नौकरियां जाने की बात थी। हो सकता है मई में ये घट करके 10 करोड़ की नौकरियां की बात हो जाएगी, मतलब कि 2 करोड़ को नौकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन ये सुधराव कोई सुधराव नहीं है। अगर मई के महीने में हम कहेंगे कि 10 करोड़ की नौकरियां भी नहीं है तो बात काफी गंभीर रह जाती है। ये बात ठीक है कहने के लिए कि 2 करोड़ नौकरियां फिर से मिल गई, लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि इतनी बुरी मार लगी है, उसके बाद में थोड़ी मलहम पट्टी लगी तो कहते हैं कि ठीक है अब सुधराव है। इतना ही कह सकते हैं कि बात और ज्यादा नहीं बिगड़ रही है, थोड़ी सी सुधर रही है, लेकिन इसको ठीक ढंग से सुधरने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगेगा ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने इकोनॉमी को आज के दिन स्विच ऑफ कर दिया और कल वापस स्विच ऑन कर दिया और लोग वापस आ जाएंगे, काम कर लेंगे, कारोबार शुरू हो जाएगा, हम फिर से वहीं दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, तो मेरे ख्याल से काफी वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई सेक्टर आप देख रहे हैं कि जहां से ज्यादा नौकरियां गई हैं? सेक्टर वाइज एनालिसिस हमने किया नहीं, लेकिन लगता है ऐसा है कि हर सेक्टर में नौकरियां गई। कोई सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जहां पर नौकरियां नहीं गई हैं। इतना कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा गई है, होटल टूरिज्म में ज्यादा गई है, लेकिन इसका दोबारा सही ढंग से इसका डेटा वाइज एनालिसिस करके हमें देखना चाहिए कि कौन से सेक्टर्स में ज्यादा गई है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते और लगेंगे इस एनालिसिस को निकालने में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश व्यास जी इस जानकारी को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि कोई 50-52 करोड़ लोगों के पास 12 करोड़ कम नहीं होते हैं, 10 करोड़ भी कम नहीं होते हैं, इस वक्त कोई नियमित आय नहीं है। और महेश व्यास ने कहा कि इनमें से 66% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हफ्ते का ही, एक सप्ताह का ही एक तरह से राशन पानी है, पैसा है, उन्हें उधार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा इस वक्त निराशा से घिरा होगा, चुनौतियों से जूझ रहा होगा, जाने किन किन परेशानियों से कितने गुल्लक तोड़ रहा होगा, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। ये वक्त थोड़ा एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने का भी है और थोड़ा कम निर्मम होने का भी है। शायद यही संदेश है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।